वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। लास्ट वीडियो में आप लोग चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। तो आज हम उसके आगे की बात करते हैं। कहानी से आगे के में क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको समझ लेते हैं। ओके, कहानी से आगे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों से हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया अपने घर से दूर आ गई थी, जब उसके बाद फिर वापस अपने घोंसले में पहुंच जाती है शाम को। तो इसी तरह से मधुमक्खी, चींटी, ग्रह नक्षत्र, इन सभी में हमें क्या एक अनुशासनबद्धता कैसे देखने को मिलती है, जैसे कि वह किसी एक तरीके के अनुशासन में रहकर काम करती है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। मधुमक्खियाँ हैं, जैसे मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, डेली क्या करती हैं, वह शहद इकट्ठा करती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं। तो एक अनुशासन में रहकर उन्हें मालूम है कि उन्हें वहाँ पर इकट्ठे होकर क्या करना है, शहद बनाना है, तो वह काम करती हैं। चींटियों को आपने देखा होगा, चींटियाँ क्या करती हैं, आपने देखा होगा एक लाइन में बिल्कुल चलती हुई कितनी मेहनत करती हैं। किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना होता है, कुछ है तो वो आपने देखा होगा निरंतर एक लाइन में चलती रहते हैं। कहते हैं कि चींटियाँ सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं, तो वह एक अनुशासन में चलती हैं सीधी एक लाइन में। इसी तरीके से ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, तो ग्रह नक्षत्र भी अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, तो वह भी एक अनुशासन में रहते हैं। उनके अपने डिसिप्लिन है कि वो कितने चक्कर लगाते हैं, किस ऑर्बिट में कौन सा नक्षत्र रहता है। तो ये सभी क्या है, प्रकृति की चीज़ें एक अनुशासनबद्ध रूप से देखने को हमें मिलती हैं। तो इसी तरह के और भी अनुशासन के कौन कौन से रूप हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यह आपको लिखना है। जैसे कि हम पशु पक्षी को देखते हैं, तो पशु पक्षी क्या है, दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, चाहे कहीं भी घूमते रहें, लेकिन शाम होते होते वे अपने घरों में लौट जाते हैं, घरौंदे में। तो ये क्या है, ये उनकी अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासनबद्धता है कि वह दिन भर चाहे कहीं घूमे, शाम को अपने घोंसले में ही लौट कर आते हैं। इसी तरीके से सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छुपता है, एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता। तो यह उसका क्या है, डिसिप्लिन है ना, कि डेली वह अपने निश्चित समय पर निकलता है, निश्चित समय पर छुपता है। इसी तरीके से चंद्रमा का भी समय है, वह भी अपने निश्चित समय पर निकलता है और निश्चित समय पर छुपता है। दिन रात का क्रम, यह भी प्रकृति की देन है। दिन रात का क्रम भी क्या होता है कि दिन होता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसका निश्चित समय है, तो वह भी एक अनुशासन के रूप में ही होता है ना। ऐसे ही नदियाँ आपने देखी होंगी, तो नदियाँ भी क्या है, अनुशासन के रूप में ही चलती हैं, अनुशासित होकर। कैसे, एक लय में बहती हैं कि नहीं नदियाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है, उनकी एक गति है, एक लय है, उसी लय में वे बहती रहती हैं। तो वह भी आप देख सकते हैं, एक उदाहरण है अनुशासनबद्धता का। जीव जंतु का अपने घोंसले में लौटना शाम को। बंदर को आपने देखा होगा, बंदर अपने बच्चों को किस तरीके से चिपकाते हुए चलता है। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं भी अपने बच्चों को छोड़ देता है, वह अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए चलता है। चिड़िया है, अपने बच्चों के मुंह में क्या करती है, दाना डालती है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ें इकट्ठा करके लाती है और अपने बच्चों को मुंह में रोज़ दाना डाल के खिलाती है। चिड़िया का घोंसला बनाना, यह भी एक अनुशासनबद्धता दिखाता है कि वह जगह जगह से तिनके इकट्ठा कर करके लगातार कैसे तिनके इकट्ठा करके लाती है और अपना घोंसला बनाती है। पृथ्वी पृथ्वी का भी चक्कर लगाना, पृथ्वी निरंतर चक्कर लगाती रहती है ना, तो यह भी उसकी अनुशासन को दर्शाता है। ऐसे ही यदि आपको कुछ और भी समझ में आते हैं तो उनको भी लिखें आप। ओके, अगला है, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे। यानी कि अगर हम आपको बहुत सारी सुविधाएं दे दें
कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्टून देखने को मिलेंगे, टीवी भी है, आपकी खाने पीने की बहुत बेहतरीन चीज़ें रखी हुई हैं कमरे में, खेलने के लिए खूब सारे गेम रखे हुए हैं, आप जैसा जो पहनना चाहते हैं वो पहने, परंतु सिर्फ आपको एक कमरे में बंद रहने को कह दिया जाए कि सारा दिन इस कमरे में ही बंद रहना है। तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा? क्या प्रिय होगा अधिक? स्वाधीनता प्रिय होगी, यानी कि आज़ादी, या प्रलोभनों वाली पराधीनता? प्रलोभनों वाली पराधीनता यानी कि आपको प्रलोभन लालच दे करके आपको पराधीन यानी गुलाम कर दिया जाए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता है? ऐसा क्यों कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। इनमें से कोई कारण क्या है ऐसा जिसकी वजह से पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? तो पहला है कारण कि क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे को पराधीन बनाता है वह स्वयं तो दुखी होता है, किसी को सुखी नहीं कर सकता। मगर यह इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता, यानी कि जो व्यक्ति पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। सेकंड ऑप्शन है कि क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना नहीं चाहता। क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति पराधीन है वह सुख के सपने ही देखना नहीं चाहता? नहीं, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। क्या ऐसा है कि इस पराधीन व्यक्ति जो गुलाम व्यक्ति है उसको सपने देखने का समय ही नहीं मिलता? ऐसा भी नहीं है। तो मुझे तो इन तीनों में से ही कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं लगता। सही क्या होना चाहिए कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख क्यों नहीं मिलता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि सपने में भी सुख नहीं मिलता? क्योंकि पराधीन व्यक्ति दूसरे का गुलाम होता है, तो वह अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं कर सकता। जब हम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हमें वह सुख प्राप्त नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन है कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, रहने को कहा जाए, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना स्वीकार, क्योंकि हमें हमेशा स्वाधीनता ही प्रिय होगी। स्वाधीनता यानी आज़ादी, ना कि प्रलोभनों वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ क्या होता है? पर के अधीन। पर यानी कोई दूसरा, के अधीन यानी गुलाम, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं दूसरे की इच्छा से कार्य करना। पर के अधीन हो गए यानी हम दूसरे के अधीन हो गए, गुलाम हो गए, तो हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा से ही कार्य करें। तो यह हमें प्रिय नहीं होगा, चाहे कितनी भी हमें बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं हों, परंतु हम उनके साथ भी एक कमरे में बंद नहीं रह सकते। क्योंकि वहाँ पर मान लिया बहुत सारी सुख सुविधाएं कमरे में बंद है, परंतु अगर आपसे कह दिया जाए कि नहीं आपको टीवी भी नहीं देखना है, खिलौनों को भी हाथ नहीं लगाना है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या आप चाहेंगे? थोड़ी देर के लिए आप रह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उन प्रलोभनों के लालच में आके आप एक कमरे में बंद रह सकते हैं कि चलो ठीक है मैं टीवी देख लूँगा, मैं तरह तरह के खिलौनों से खेल लूँगा, परंतु यह ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता। एक समय बाद आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मैं ये कहाँ ये सब नहीं कर सकता, मुझे तो आज़ाद होकर बाहर जाना है, कमरे से बाहर जाके अपने मन का काम करना है। आपको उस कमरे में उपस्थित सारी वस्तुएं बेकार प्रतीत होने लगेंगी। ठीक। आगे है पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। एक पहला सेंटेंस जैसे कि गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। दूसरा है कभी पर हिलाती थी। तीसरा है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब तीनों ही पर के अर्थ भिन्न भिन्न हैं तीनों सेंटेंसेस में। कैसे? तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर के प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। आपको भी इसी तरीके के और सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले समझ लेते हैं कि पर के अर्थ अलग अलग कैसे हैं। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, इसका मतलब क्या हो रहा है? पर का मतलब कि गुलाब की डाली पर यानी गुलाब की डाली के ऊपर, गुलाब की डाली के ऊपर एक चिड़िया आन बैठी। ऐसे ही दूसरा है कि कभी पर हिलाती थी। कभी पर यहाँ पर क्या मतलब है? पंख। पंख को, चिड़िया के पंख को क्या कहा गया है? पर हिलाती थी।
इसके बाद नेक्स्ट में आ रहा है कि पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। पर यहाँ पर मतलब आ रहा है कि लेकिन बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो तीनों ही पर के अर्थ अलग अलग हो गए। तो आपको भी ऐसे ही अलग अलग अर्थों से और सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पर का मतलब है के ऊपर आ रहा है ना, तो छत के ऊपर बंदर बैठा है, तो ऊपर ना लिखे आप लिख सकते हैं कि छत पर बंदर बैठा है। ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, छत पर बंदर बैठा है। तो यहाँ पर का अर्थ क्या हो गया, छत के ऊपर बंदर बैठा है। मेज पर मेरी किताब रखी है, तो यहाँ भी मेज पर का अर्थ क्या हुआ, मेज के ऊपर। वह कुर्सी पर बैठा है, यानी कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो ये सबका क्या मतलब हुआ, के ऊपर। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, तो यानी पेड़ के ऊपर। तो इन सभी पर के अर्थ क्या हुए, के ऊपर। इसी तरीके से पर का मतलब क्या होता है, एक पंख भी होता है। तो इसके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। कबूतर के बच्चे के पर निकल आए, यानी कि कबूतर के बच्चे के पंख निकल आए। और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। चिड़िया के पर पानी में भीग गए, यानी कि चिड़िया के पंख पानी में भीग गए। कबूतर का पर आंगन में पड़ा है, यानी कबूतर का पंख जो है वह टूटकर आंगन में पड़ा हुआ है। मोर के पर कितने सुंदर हैं, यानी मोर के जो पंख होते हैं वह कितने सुंदर हैं। तो ये सभी किसके वाक्य प्रयोग हुए, पर यानी पंख के। आप भी कम से कम 3-3 वाक्य अवश्य बनाएंगे हर प्रकार के पर के। इसी तरीके से आपको अर्थ भी लिखना है और उसके 3-3 वाक्य बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया पर यानी लेकिन। पर लेकिन के अर्थ में जब होता है, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी, यानी कि मैं स्टेशन गया था लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। ऐसे ही जैसे मैं घर पर गया पर माँ घर पर नहीं थी, यानी कि पर माँ घर पर नहीं थी, यानी लेकिन माँ घर पर नहीं थी। तुमने होमवर्क किया पर लेख तुम्हारा बहुत गंदा था, यानी लेकिन तुम्हारा लेख बहुत गंदा था। ठीक इसी तरीके से पर का एक और अर्थ भी निकलता है। पर यानी किसी दूसरों को भी कहते हैं पर 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 आदमी, यानी कि कोई दूसरा आदमी। तो पर का अर्थ कभी कभी दूसरे के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन। तो यहाँ पर का अर्थ क्या है, दूसरे, पर के अधीन, पर यानी दूसरों के अधीन। ठीक, चलिए देखिए एक सेंटेंस और मैं आपको बताती हूँ। एक ही सेंटेंस में अगर आपको इन तीनों प्रकार के पर का प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि आप एक ही सेंटेंस बनाइए। ऐसा एक सेंटेंस आपको अपनी ओर से बना के ज़रूर लिखना है, समझ रहे हैं। एक ऐसा सेंटेंस बना के लिखिए जिसमें आप तीनों प्रकार के पर का प्रयोग कर सकें। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पेड़ पर बैठी चिड़िया के पर भीग गए पर वह उड़ गई। अब इस पर मैंने इस सेंटेंस में 3 बार पर का प्रयोग किया। कैसे, पेड़ पर बैठी चिड़िया के पर भीग गए। पहला पर क्या आया कि पेड़ पर बैठी, यानी पेड़ के ऊपर बैठी। चिड़िया के पर भीग गए, यानी चिड़िया के पंख भीग गए। पर वह उड़ गई, यानी लेकिन वह उड़ गई। तो तीनों प्रकार के पर का प्रयोग हो गया एक ही सेंटेंस में। इसी तरीके से आप भी बनाने की कोशिश करिएगा कि एक ही सेंटेंस में तीनों पर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो, यानी कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है कहीं कहीं पर कि तैने ऐसा किया, क्षण भर के लिए रुक जा चिड़िया, माधवदास जी कहते हैं। खुश करियो, तू मेरे को खुश करियो, ऐसे वाक्य आए हैं ना। तो जो कि खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में क्या होता है, तूने। तैने का मतलब क्या होता है, तूने। क्षण भर का मतलब क्षण भर। खुश करियो मतलब खुश करना, लिखे और बोले जाते हैं। लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग होते हैं जिनके आपको लिखना है। जैसे तैने का क्या मतलब होता है, तूने। इसी तरीके से कहते हैं मने,
मने ये चाहिए, जैसे यहाँ पर बोला जाता है ना फिरोजाबाद में भी कि मने, मने यानी मैंने ये किया, मैंने ना किया, मैंने ना कियो ये भी आ जाता है, मतलब नहीं किया। ले लियो, ये ले लियो, दे दियो मतलब देना, ले लियो ले लेना। खाना, खाना ऐसे बोलते हैं ना, खाना, उसका मतलब इस तरीके के बहुत से शब्द होते हैं, तो आप उसके भी 5 शब्द लिखिए। ओके, तो ये सभी काम कॉपी पर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझकर और अपने आप काम करेंगे तो आपको और आसानी होगी। ओके।